सरहद के समीकरण तो सत्ता के गलियारे में रहकर भी समझा जा सकता है, लेकिन उसकी समस्याओं को समझना हो तो सरहदों पे जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं, उस शहर में हूं जिसे सत्ता का केंद्र समझा जाता है। यहां से हजारों मील दूर सरहद पर होने वाली हलचल की खबरें हम सुनते हैं, गम, गुस्सा और कई बार गर्व से भर उठते हैं। लेकिन सरहद के आसपास संघर्ष के बीच जिंदगी कैसी होती है, क्या हमें इसका अंदाजा भी है? एक अरसे से पूर्वोत्तर भारत सुलग रहा है। हाल ही में भारतीय फौज के जवानों ने म्यांमार की सीमा में घुसकर अपने साथियों की मौत का बदला लिया, लेकिन लड़ाई का मोर्चा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। सच तो यह है कि पूर्वोत्तर भारत में लड़ाई के ऐसे अनगिनत मोर्चे हैं। तो चलिए न्यूज नेशन के साथ विद्रोह और बदले की उस सरजमी पर, खूबसूरत सरजमी पे जिसे कहते हैं मणिपुर। बाकी हिंदुस्तान के साथ मणिपुर का रिश्ता कमोबेश नेगेटिव न्यूज के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मणिपुर की चर्चा तब होती है जब दिल्ली में इस इलाके के किसी नौजवान को बदसलूकी का शिकार होना पड़ता है, या जब इस इलाके में होने वाले उग्रवादी हमलों में सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन इन खबरों से परे भी मणिपुर की पहचान है, जो हरियाली का सौंदर्य है। प्रेम और भक्ति का संगीत है, जिसमें खेलने और जीतने का उत्साह और जोश है। बस इसकी चर्चा कम होती है। और अब हम इम्फाल में हैं। हिंदुस्तान को पिरोने वाली भारतीय रेल की पटरियां यहां से बहुत पहले खत्म हो जाती है और सड़क का रास्ता भी आर्थिक नाकेबंदी के चक्कर में कई बार 100 दिनों तक बंद रहता है। ऐसे में गुवाहाटी और कोलकाता के रास्ते रोजाना आने वाली 2-4 फ्लाइटें बाकी हिंदुस्तान और मणिपुर के बीच में एक कमजोर कड़ी सा मालूम पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि इंसर्जेंसी, अफस्पा और सीमा पार से होने वाली साजिशों के बीच कैसे जी रहा है मणिपुर और कैसे सरहदों की सुरक्षा में दिन रात डटे हुए हैं भारतीय सेना के जवान। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों की तरह मणिपुर आने के लिए आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। बावजूद इसकी सड़कों पर वैसी चमक दमक नहीं दिखती जैसा कि दूसरे राज्यों की राजधानियों में दिखता है। यहाँ के सबसे बड़े बाजार और बाकी बड़े शहरों के बाजार में भी बड़ा फर्क है। वो फर्क जो बाकी हिंदुस्तान के पुरुष प्रधान समाज को मुंह चिढ़ाता हुआ सा दिखता है। तो ये है इमा मार्केट, यानी मदर्स मार्केट। इस मार्केट में दुकान खोलने और चलाने की इजाजत सिर्फ महिलाओं को है। इम्फाल और उसके आसपास के जिलों से करीब 3000 महिलाएं हर रोज आती हैं इस बाजार में काम करने के लिए। 1580 में पहली बार इस बाजार की स्थापना हुई थी। तब से ये बाजार काफी बड़ा हो चुका है। मैं उसके एक हिस्से में हूं जिसे ओल्ड मार्केट कहते हैं। इसके बगल में एक लक्ष्मी मार्केट है और न्यू मार्केट है। वहां भी इसी तरीके से सिर्फ महिलाएं ही यहां दुकान खोलती और चलाती हैं। करीब 450 साल से इस इम्फाल में और इसके आसपास के जिलों में इस तरह के कई मार्केट हैं जहां की जो पूरी तरीके से महिलाओं के जिम्मे है और उसका पूरा देखभाल, वहां पूरा कामकाज, सारा काम महिलाएं ही करती हैं। हम यहाँ कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में महिलाओं को कमोबेश पुरुषों के बराबरी का दर्जा हासिल रहा है, कम से कम कामकाज के मोर्चे पर। और आज से नहीं, जब यहाँ राजाओं के शासन हुआ करते थे उस वक्त भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार उन्हें मिले हुए थे, जिसमें कई बार तो सजा याफ्ता कैदी की सजा माफ करने की भी अपील करने की इजाजत थी और उनकी अपील को बहुत संजीदगी से सुना और उस पर अमल किया जाता था। तो महिलाओं की जो स्थिति है कुल मिलाकर के मणिपुर में, आप इस मार्केट को देखने के बाद ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर इस देश में कोई मेरी कौम पैदा होती है तो मणिपुर की धरती पे ही क्यों होती है। आप नागा हैं? नहीं, मणिपुरी हूँ। अच्छा, मैतेई हैं? हाँ, मैतेई। अच्छा, मैतेई हैं आप। हाँ। अच्छा, ठीक है।
तो आपकी शादी हो गई? हाँ अच्छा, तो आपके बच्चे हैं? है, एक है। तो बच्चे कहाँ रहते हैं अभी आप जब यहाँ हैं तो? बच्चे को कौन देखता है? स्कूल जाने के बाद मेरी सासू माँ नहीं है। अच्छा, सासू माँ? हाँ, इसकी मदद करने आई हूँ मैं। अच्छा, तो ये घर का आप काम। ये दुकान सासू माँ चलाती हैं? हाँ, चलाती है। और वो नहीं रहती हैं तो आप आती हैं? हाँ तो आपके हस्बैंड घर का काम करते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा मदद करते हैं हमारे। मदद करते हैं? हाँ, हम लोग सब मिलकर काम करते हैं ना, इसलिए वो भी हाथ बटाते हैं हमारा। अच्छा, हाथ बटाते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। कम से कम आपके हस्बैंड घर में काम करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ये उस समाज का चेहरा है जिसमें महिलाएं और पुरुषों में कम से कम कामकाज के मोर्चे पे बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं है। और कोई ये आज की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जो विमेन एम्पावरमेंट के स्लोगन चलते रहते हैं वो उसका असर नहीं है। ये मणिपुर की पुरानी जो सभ्यता और संस्कृति रही है उसका हिस्सा है कि महिलाएं यहाँ शेष भारत के मुकाबले ज्यादा एम्पावर्ड हैं और वो ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। इतना तो आप कह ही सकते हैं। इम्फाल वैली मणिपुर का मैदानी इलाका है जिसमें ज्यादातर मैतेई लोग रहते हैं। वैली चारों तरफ पहाड़ों से घिरी है जो नागा और कुकी जनजातियों का घर है और इन सब के बीचों बीच है लोकतक झील। मणिपुर की स्थानीय भाषा में एक कहावत है, लोकता की पाक समुद्रा कोंगो, लोकतक ना मणिपुर की खोइदौनी। खोइदौनी। हाँ। अच्छा, खोइदौनी। इसका मतलब क्या है ये हमें बताइए। लोकतक इज द नेवल ऑफ मणिपुर। हाँ, तो इसका मतलब ये है, जहाँ तक हमने पढ़ा था कि वैसे तो समुद्र के हिसाब से लोकतक एक पानी के बुलबुले की तरह है, लेकिन मणिपुर के लोगों के लिए ये उनके नेवल की तरह है, नाभि की तरह है। और आप देख भी सकते हैं कि ये एक बड़ी सी झील है जिसके चारों तरफ इम्फाल वैली है और उससे परे नागा पहाड़ी, नागा हिल्स। तो ये चारों तरफ इसकी आबादी है और ये बीच में एक बड़ी सी झील है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतक पूरे पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। और एक तरीके से मणिपुर की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है लोकतक झील। यहाँ के लोक कथाओं में, लोक गीतों में आपको लोकतक का जिक्र बार बार मिलेगा। और सामाजिक आर्थिक चेतना का केंद्र इसलिए क्योंकि पूरे मणिपुर में मछली के उत्पादन का 60% अकेले इस लोकतक से होता है। और इसके एक किनारे पे लोकतक जल विद्युत परियोजना है जिससे कि 105 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। लेकिन ये बिजली और मछलियां नहीं है जो इस लोकतक को पूरी दुनिया में अपनी तरह का अकेला झील बनाती है, बल्कि वो है ये फुमदी। फुमदी का मतलब कि घास और मिट्टी के ये तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप। ये बड़ी सी झील में इस तरह की अनगिनत फुमदियां मिलेगी आपको, मिट्टी और घास की से बनी हुई होती हैं और ये तैरती रहती है। देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ये बीच बीच में द्वीप की तरह है, लेकिन ये है तो वाकई द्वीप, लेकिन ये तैरते हुए द्वीप हैं और ये आपको लोकतक लेक में हजारों की तादाद में मिलेंगे। कुछ फुमदी तो इतने बड़े हैं कि उस पर एक पूरा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। हाँ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो करीब 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है और उसी इलाके में पाई जाती है संगाई जो यहाँ का डांसिंग डियर है, जो मणिपुर के पहचान का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा प्रतीक है। ये संसार में केवल यहीं पे पाई जाती है। वो स्पीशीज जो है वो इसी मणिपुर में पाई जाती है। और उनकी भी तादाद बहुत कम हो गई थी, लेकिन हाल में बहुत रेयर स्पीशीज है और हाल में उनके संरक्षण के जो उपाय किए गए हैं उसके बाद उनकी थोड़ी तादाद बढ़ी है। तो ये जो फुमदी है, ये जो घास और मिट्टी के जो छोटे छोटे तैरते द्वीप हैं जो इस पूरे झील में फैले हुए हैं, वो इस झील को एक अलग तरह का इकोसिस्टम बनाते हैं। और ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा लेक इकोसिस्टम पूरी दुनिया में सिर्फ लोकतक में ही है ना। तो ये है
लोकतक लेक, और इसीलिए लोकतक को मणिपुर की नाभि या नेवल कहते हैं। लोकतक झील के द्वीपों पर रहने वाला संगाई हिरण भी यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। हर साल होने वाला संगाई फेस्टिवल मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत का आईना है। इस फेस्टिवल में पूरे पूर्वोत्तर की संस्कृति की झलक दिखती है। पिछले साल संगाई फेस्टिवल के समापन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इम्फाल में मौजूद थे। उन्होंने पूर्वोत्तर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा किया। पीएम ने जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म के विकास के लिए बहुत संभावना है, लेकिन संभावनाओं को हकीकत में बदलने की राह में समस्याएं भी कम नहीं हैं। मणिपुर में आकर कई बार आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के इस हिस्से का रिश्ता अगर चरमपंथी आंदोलनों से नहीं होता तो ये वाकई हिंदुस्तान के टूरिस्ट नक्शे के ताज का मणि होता। पहाड़ की चोटियों पर धूप के साथ बादलों की अटखेलियों को देखिए। हिंदुस्तान की कोई और जगह होती तो इसे देखने के लिए सैलानियों का तांता लग जाता, लेकिन चरमपंथी आंदोलनों के इस गढ़ में इसे देखने कोई नहीं आता। 6 दशक से ज्यादा हो गए मणिपुर में हिंसा और उग्रवाद का सिलसिला कभी थमा नहीं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के संगीनों के साये के बीच बाकी हिंदुस्तान ये देख नहीं पाया कि हरियाली और बादलों से घिरा मणिपुर कितना खूबसूरत है। छोटे बड़े धमाकों के बीच साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनने की मणिपुर की संभावना ध्वस्त होती रही। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुता बुधा। लेकिन कृष्ण के प्रेम और भक्ति के रास्ते मणिपुर का एक बड़ा हिस्सा बाकी हिंदुस्तान से हमेशा जुड़ा रहा। ओम सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाने वाला मणिपुर संस्कृत में गीता पढ़ता और समझता रहा। मणिपुर में हिंदुओं की आबादी करीब 46% है, तो ईसाइयों की आबादी करीब 34%। मणिपुर में इस्लाम को मानने वाले 9% हैं और अन्य धर्मों के 11% लोग मणिपुर में रहते हैं। 18वीं सदी में मणिपुर के राजा गरीब नवाज ने चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव परंपरा को राज्य का राजकीय धर्म घोषित कर दिया, जिसके बाद से इस इलाके में वैष्णव परंपरा का काफी प्रसार प्रचार हुआ। राजधानी इम्फाल में रविवार के दिन चर्च में खासी भीड़ रहती है। हर उम्र के लोग चर्च पहुंचते हैं और साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। मणिपुर में ईसाई धर्म मिशनरीज 19वीं सदी में लेकर आए। ईसाई धर्म की वजह से यहाँ की जीवन शैली में भी खासा बदलाव आया। मणिपुर की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में चर्च का जबरदस्त दखल रहता है। राजधानी इम्फाल के चर्च और राधा गोविंद जी के मंदिर से आगे बढ़कर पहुंची मोरे, जो म्यांमार को छूता हुआ मणिपुर का सीमावर्ती जिला है। यहाँ मणिपुर और धर्म के रिश्तों की अलग तस्वीर आपको दिखाई देगी। कौन यकीन करेगा कि पूर्वोत्तर भारत के आखिरी छोर पर एक छोटा सा दक्षिण भारत बसता है। नागा, कुकी, मैतेई और बर्मी मूल के इस शहर मोरे में एक छोटा सा तमिलनाडु है, जिनका ये मंदिर है श्री अंगाला परमेश्वरी मुनेश्वरारा टेम्पल, जिसका प्रांगण तो हिंदुस्तान में है, लेकिन जिसका एक दरवाजा म्यांमार में खुलता है। इस पूर्वोत्तर भारत के इस छोटे से शहर में तमिलों की आबादी कहां से आई, इसकी भी एक अलग कहानी है। दरअसल मोरे के तमिल लोग कभी म्यांमार में रहते थे, लेकिन जब वहां के सैन्य शासक जनरल ने विन ने म्यांमार के सभी बैंकों,
फैक्ट्रियों और दुकानों को राष्ट्रीयकृत कर दिया, तब बेबस होकर तमिलों को तमिलनाडु की तरफ रुख करना पड़ा। इनमें से कुछ तमिलों को तमिलनाडु के शरणार्थी शिविरों में जिंदगी ज्यादा मुश्किल लगी, तो वो दोबारा म्यांमार जाने के लिए सड़क के रास्ते से ही निकल पड़े। लेकिन उन्हें म्यांमार की सीमा पर मोरेह में ही रोक दिया गया। तब से तमिलों का समुदाय मोरेह में ही रह गया। हालांकि इनकी तादाद अब यहाँ कुछ 100 ही रह गई है। आपका क्या नाम है? मारियम्मा। मरियम्मा। तो मरियम्मा, तो आप कब से हैं यहाँ मोरेह में? हम लोग 78 से इधर है। 78 से। तो 78 में कहाँ से आई थी आप यहाँ? पहले बर्मा से मद्रास पहुंचा। अच्छा। मद्रास से फिर मोरेह पहुंचा। कहाँ तमिलनाडु में कहाँ से थी? हम लोग को तंजावुर का। अच्छा, तंजावुर जी। और मगर हम लोग तंजावुर कभी नहीं गया। कभी नहीं गई? कभी नहीं गया। अच्छा, तो ये कब यहाँ कब आई? पिताजी आके 35 इयर्स हो गया। अच्छा, तब से आप इधर ही है। आपकी पैदाइश यहीं की? पैदाइश इधर ही है और यहीं रह गई? यहीं में रह गई। नौकरी भी यहीं करती हैं? एनजीओ में नौकरी कर रहा है, चाइल्ड ट्रैकिंग के बारे में। अच्छा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले में। अच्छा, तो यहाँ का भाषा जो है वो आप बोलती हैं? जी हाँ, मणिपुरी, हिंदी। तो मणिपुरी, हिंदी और तमिल भी बोलती हैं? तमिल भी बोलता है, बर्मीज भी बोलता है। अच्छा, बर्मीज भी बोलती है। अरे वाह, देखिए यहाँ हमारे यहाँ जो है वो ये अलग अलग भाषाएं सीखने के लिए बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं। यहाँ ये तमिल भी जानती हैं, बर्मीज भी जानती हैं, हिंदी और मणिपुरी तो जानती हैं। भी जानते हैं। चलिए देखिए, तो ये हुआ ना कि 5-5 भाषाएं यहाँ जानती हैं। और आसानी से इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, पूरा भाषा मालूम है। हाँ, सब भाषा यहाँ पर, सब तरह के लोग हैं। वहाँ में मणिपुरी है, ट्राइबल है। तो हम लोग स्टाफ, सर, मैडम सब मणिपुरी ट्राइबल है। हम तमिल है। हम लोग सब मिल के एक फैमिली का तरह काम करता है यार। तो ये मोरेह के बारे में कहा जाता है कि मणिपुर का कॉस्मोपॉलिटन शहर है। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ नागा, कुकी, मैतेई, बिहारी, पंजाबी, तमिल और बर्मी मूल के लोग, इतने कम से कम, और हो सकता है 2-4 और होंगे, मैं शायद भूल रहा हूँगा, तो इतने मूल के लोग और इतने जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। सब मणिपुर में दूसरी जगह शायद आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ की इतने जनजातीय पृष्ठभूमि और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ एक छोटे से शहर में रहते होंगे। मणिपुर की अर्थव्यवस्था में मोरेह का किरदार अहम है। मोरेह के रास्ते मणिपुर की किस्मत करवट ले सकती है। इम्फाल के मुकाबले मोरेह छोटा शहर जरूर है, लेकिन ये मणिपुर का कॉमर्शियल कैपिटल है। इस गेट के उस तरफ म्यांमार का तामू और नम्फालोन जैसे शहर हैं और मोरेह के बॉर्डर ट्रेड पोस्ट के जरिए हर साल करीब 350 करोड़ का व्यापार होता है, जो कि करीब 40% की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है। सरकार की योजना इस शहर को साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड गेटवे के तौर पर विकसित करने की है। भारत मोरेह के रास्ते थाईलैंड तक सड़क मार्ग विकसित करना चाहता है। ये रास्ता वाया म्यांमार थाईलैंड के सोत तक जाएगा। इसी रास्ते हिंदुस्तान थाईलैंड तक रेल लाइन भी बिछाना चाहता है, जो आगे चलकर भारत को रेल लाइन के जरिए यूरोप से जोड़ सकेगी। लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट दूर की कौड़ी नजर आती है। सर, अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। हमेशा फुल फोकस। ध्यान गया, मुन्ना गया। तुम्हारा भी? मणिपुर में बॉलीवुड पर बैन है। उग्रवादी संगठनों ने यहाँ हिंदी फिल्में दिखाने पर रोक लगा रखी है। यहाँ तक कि मेरी कॉम पर बनी फिल्म भी यहाँ के सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो सकी। लेकिन कभी कभार लोग तमिल फिल्मों का डब वर्जन देख लेते हैं। लेकिन ज्यादातर सिनेमा घरों में मणिपुरी फिल्में ही दिखाई जाती है। बॉलीवुड के बगैर मणिपुर में सिनेमा कल्चर कैसा है, इसको लेकर लोगों की राय अलग अलग है। मणिपुरी सिनेमा के सुपरस्टार गोकुल मानते हैं कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हुए हैं। There is one merit and one demerit also. Yeah, of course. For every reason, there is a merit and demerit also. After banning this Bollywood films, no, Manipuri films rises. No. This is the benefit. And what is the demerit of banning a Bollywood film is now we don't have any this good relationship because they thought that the Bollywood films were banning in Manipur. उग्रवाद, अलगाववाद और पिछड़ेपन के बीच मणिपुर जीतने का मादा रखता है, नई ऊंचाइयां छूने का हौसला रखता है। तभी तो यहां से निकलकर सैकड़ों खिलाड़ी दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर को असली कामयाबी तब मिलेगी जब उग्रवाद पर जीत मिलेगी। मेरी घड़ी में शाम के 7:30 बजे हैं और हमें देखने निकले थे कि कैसी होती है इम्फाल की शाम।
लेकिन सड़कों पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये शाम नहीं, जैसे आधी रात को हम शहर में निकले हैं। सच तो यह है कि इम्फाल में दिन ढलते ही दुकानें बंद होनी शुरू हो जाती है और शाम 6:30-7 बजते बजते सड़कों पे सन्नाटा छा जाता है। और इसकी दो वजह है। एक तो ये कि इस इलाके में सुबह जल्दी होती है, सूरज पहले निकलता है, तो लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए शाम में जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेना चाहते हैं ताकि वो रात में सही समय से सो सकें। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि पूर्वोत्तर का इलाका इंसर्जेंसी से बुरी तरह से ग्रस्त है और रात में दुकान खोलकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता है। इस समय हम इम्फाल के सबसे व्यस्त और सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रहे हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे दोनों तरफ सड़कें सन्नाटे में तब्दील हो चुकी हैं और सारी दुकानें यहां बंद है। तो शाम 7:30 बजे ये है इम्फाल का आलम। और इन सड़कों से गुजरने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इम्फाल या पूर्वोत्तर के ज्यादातर बड़े शहरों में, छोटे बड़े सारे शहरों में नाइट लाइफ का एक ही मतलब है, नाइट यानी कि लाइफ खत्म।